नमस्कार एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा इंडियन इकोनॉमी के बारे में और फोकस करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर कि ये जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर ज़्यादातर प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्या क्या रीज़न क्या है इनका। आपने देखा होगा हाल ही में मैंने उल्लेख किया था बायजूस के बारे में, जो कि इंडिया में अभी तक मोस्ट वैल्यू स्टार्टअप में गिनती थी। अराउंड $22 बिलियन का उसका वैल्यूएशन करी जा रही थी, और अब खबरों में जैसे कह रहे हैं कि 5 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई है, तो ये तो बहुत बड़ा हेयर कट है एक्चुअली। और क्वेश्चंस उठ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के बारे में। फिर हमने भारत पे का देखा था, जिसमें अश्नीर ग्रोवर का बड़ा नाम मशहूर हुआ था। उसका भी आया था कि उन्होंने पैसा वैसा का मन करा है, फिर वो निकल गए। कहने को तो अभी भी चल रही है, लेकिन अब कितनी बढ़िया है या नहीं, वो उसका भगवान ही मालिक है। ऐसे ही और भी कंपनियां रही हैं। एक राहुल यादव हुआ करता था, उसने हाउसिंग डॉट कॉम भी स्टार्ट करी थी। करीब 2015 के आसपास की बात है, और वो भी निकाल दिया गया था कंपनी से, और उसके बाद हाउसिंग डॉट कॉम भी पूरी डूब गई थी। तुरंत उसके बाद ही उसको अभी रिसेंटली एक और कंपनी में आया था, रियल एस्टेट की ही कंपनी उसने करी है, और उसमें भी उसने कुछ तो अंडर हैंड डीलिंग्स करी है कंपनी में, और वो भी कंपनी बंद होने की कगार पे एक्चुअली। तो बेसिकली उसको दोबारा फंडिंग मिल गई, और जाके उसने एक और कंपनी सेम सेक्टर में रियल एस्टेट में खोल ली, और दोबारा उसने कुछ हरकत करी है, जिसके कारण से कंपनी वो बिल्कुल डोल्डर में पहुंच चुकी है। मुझे उस कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा। आप चेक करोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़े इंस्टेंसेस हैं। देखिए, इंडिया में 100 से भी ज़्यादा कंपनियां जो हैं यूनिकॉर्न स्टेटस में पहुंच गई थी लास्ट ईयर, और काफ़ी इस चीज़ को सेलिब्रेट करा जा रहा था। तो अच्छी भी है। देखिए, लास्ट 4-5 सालों में बहुत ज़बरदस्त इंडिया में ग्रोथ हुई है, और ख़ास तौर पे पिछले कोविड के बाद की बात करी जाए, पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब तनख्वाहें भी बढ़ी हैं लोगों की। स्टार्टअप्स भी बड़ी सारी स्टार्ट हुई हैं। बट इसके साथ साथ ना, ये जो दूसरा पहलू है स्टार्टअप्स का, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ले ऑफ्स वगैरह सीज़न स्टार्ट हो गया है यूएस में, तो बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं और दिक्कत है। इंडिया में भी इतना नहीं है। इंडिया में जनरली जॉब मार्केट ठीक है फ़िलहाल, एटलीस्ट टेक के अंदर। अब ना चक्कर क्या है, जब आज से 10 साल पहले जब ये बहुत सारी स्टार्टअप स्टार्ट हो रही थी, या एक स्टार्टअप कल्चर इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो लगभग तब हुआ था जब ये फ्लिपकार्ट हो गई, इनमोबी हो गई, ये सब कंपनियां नई नई आई थी। तो ये लगभग 2007-8 के आसपास ये कंपनियां स्टार्ट हुई थी एक्चुअली। तो इन सब कंपनियों को अगर आप देखोगे, मतलब 10 साल तो कम, बल्कि 15-15, 16-16 साल हो गए अब तो कई कंपनियों को। और अगर मैं और पहले की बात करूं, तो ये शादी डॉट कॉम वगैरह तो 1998-99 से बनी हुई हैं। जैसे आई थिंक यात्रा डॉट कॉम है, जीवन साथी हैं, ये सब लाइक लेट 90s अर्ली 2000 की बनी हुई कंपनियां। तो इनको तो बेसिकली 20-20 साल से भी ऊपर हो गया कंपनीज को। तो शादी डॉट कॉम तो प्रॉफिटेबल है, आई थिंक जीवन साथी और भारत मैट्रिमोनी भी प्रॉफिटेबल है। एक समय तक आपकी जो मेक माई ट्रिप होती थी, आई थिंक देवेन कालरा ने स्टार्ट करी थी, ये 2003 या 4 में शायद करी थी मेक माई ट्रिप। ये भी एक समय तक प्रॉफिटेबल थी, अब नहीं है लेकिन। जब से इन लोगों ने बहुत फंडिंग वंडिंग अट्रैक्ट करी, उसके बाद से इनका प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो गई। नौकरी डॉट कॉम है, इन्फो एज की कंपनी है, वो भी प्रॉफिटेबल है। बट ये जो बात की स्टार्टअप्स आई हैं, जो जिन्हें 10 साल या 12-15 साल हो गए हैं, या जो अभी हाल फिलहाल की भी नहीं आई हैं, जैसे ओला उबर हो गई, पेटीएम हो गई, ये सब हो गई, या अमेज़ॉन भी 2013 में इंडिया में दाखिल हुई। इनको भी अगर आप देख लें तो ये भी अनप्रॉफिटेबल है अभी तक। इसका रीज़न क्या है? मतलब इतनी सारी स्टार्टअप्स जो हैं, ये अनप्रॉफिटेबल कैसे चल रही हैं? 10-10 साल हो गए हैं कईयों को तो। जैसे मैंने एग्जांपल अमेज़न का ही उल्लेख करा, तो अमेज़न यहाँ यूएसए में तो प्रॉफिटेबल है, ओवरऑल कंपनी टैक्सेस वैक्सेस भी फाइल करती है। भले ही बहुत मोटे प्रॉफिट्स ना हो, मतलब इनको लगभग लगभग 200-300-400 मिलियन का प्रॉफिट हो जाता है हर साल। सब सब खर्चा वर्चा निकाल के, राइट। अब ये तो 200-300 मिलियन बहुत ज़्यादा नहीं है जिस साइज़ की कंपनी अमेज़न है, राइट। इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे, रेवेन्यू इनका ओवर $100 बिलियन से भी ऊपर का है। 100-125 बिलियन डॉलर्स का है। उसके ऊपर अगर 200-250-300 मिलियन अगर प्रॉफिट कर भी रहे हैं, तो वो 2-3% बनता है एक्चुअली, विच इज़ नॉट वेरी गुड अगर उसके रिटर्न आरओआई के हिसाब से देखें। बट ये इन लोगों का क्या है कि ये ग्रोथ कंपनीज में गिनती होती है इनकी, तो इनका जो पैसा बनता है ना, स्टॉक ग्रोथ के ऊपर होता है। ये 10 साल में कितना स्टॉक ग्रोथ हुआ है।
तो उसकी ये एक बात है। तो इंडिया पे ज़रा फोकस करते हैं कि ये जो कंपनियां थी, ये शुरुआत कैसे हुई इनकी। 10-10 साल पहले ये कंपनी चालू हुई हैं और आज भी प्रॉफिटेबिलिटी का कोई नामो निशान नहीं है। ये ऐसा क्यों है इंडिया के अंदर, और क्या रीज़न है कि जो यूएस में जो मार्केट है, इसमें भी बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी स्टार्टअप जो हैं प्रॉफिटेबल हैं। अब गूगल ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, याहू ले लीजिए, रैकस्पेस कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, ओरेकल ले लीजिए, सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। आईबीएम, एक्सेंचर, जितनी भी ले लो ये कम है, सारी प्रॉफिटेबल हैं। इसमें एनवीडिया ले लो, मतलब मैं गिनती गिना सकता हूँ, लाइक वीएमवेयर ले लो, ईएमसी ले लो, नेटऐप ले लो, जूनिपर ले लो, सिस्को ले लो, एप्पल ले लो, गिनती गिनते चले जाओगे और बेशुमार प्रॉफिट है। जिसमें एप्पल तो अब $3 ट्रिलियन जो है मार्क टच कर गई है, जो मार्केट कैप है एप्पल का, राइट। अभी तक की आई थिंक वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो $3 ट्रिलियन टच कर गई है इस तरीके की मार्केट सिचुएशन के अंदर भी। जबकि बाकी कंपनियां मतलब थोड़ा सा गर्त में पहुंच गई, एप्पल नहीं पहुंची। तो ये चीज़ इंडिया में क्यों नहीं रेप्लिकेट हो रही है ना। स्टार्टअप से बहुत सारी खुल गई, सर्विसेज भी दे रहे हैं, चल भी रही हैं। 10-10 साल हो गए किसी किसी को, कुछ नहीं तो 5 साल तो हो ही गए हैं बहुत सारी। अगर ओला, पेटीएम, एटीएम को भी देख लोगे तो इनको भी मेरे ख्याल से 6-7-8 साल हो गए होंगे इन सबको भी। फ्लिपकार्ट, इनमोबी वगैरह को तो 12-13-14 साल होने को आ रहे हैं इस वक्त एक्चुअली, राइट। तो ये हो क्या रहा है और कब ये प्रॉफिटेबल होंगी। तो क्या है ना, जब ये बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स आए इंडिया के अंदर, इन लोगों ने क्या सपना देखा कि भाई बिलियन बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की। जैसे कि अब 1.4 बिलियन हम बोल रहे हैं, तो इन सब ने सपना देखा कि इंडिया में $1 बिलियन, लाइक $1 बिलियन नहीं, सॉरी, बिलियन पॉपुलेशन है, जो कि 100 करोड़ बोलते हैं। आज से 10-12 साल पहले जब ये इन्वेस्टर्स ने इंडिया की तरफ देखना शुरू करा, तो ब्रिक कंट्रीज में नाम आता था इंडिया का कि लाइक वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। 8% से तब भी ग्रो होती थी इंडियन। यूपीए का रिजाइन था उस समय 2003 से लेके 2012-13 तक, राइट। उस दौरान लगभग औसतन 7 से 8% इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी ग्रो करती थी। और सब लोग यही देखते थे कि भाई इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोग हो जाएंगे तो भाई कितनी बड़ी मार्केट है, ये सारे कंज्यूमर्स कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे तो बढ़ते जाएगी इंडिया की मार्केट। तो इन सारी कंपनीज को ना पैसा मिलना शुरू हो गया। सारे इन्वेस्टर्स को इन्होंने कहानियाँ दिखाई कि हम इतने बंदों को इंटरनेट पे लेके आ जाएंगे। फिर 2016-17 के अंदर जियो लॉन्च हुआ। जियो ने अपने इंटरनेट सर्विसेज बेसिकली पहले तो फ्री लॉन्च कर दी, उसके बाद बहुत ही कम दामों पे देने शुरू कर दी और मार्केट कैप्चर कर ली। उससे क्या है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुंच गया इंडिया में, और एकदम से इंटरनेट बूम कर गया इंडिया के अंदर। मतलब मोबाइल इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पेनिट्रेट कर गया। अब आप देखेंगे क्योंकि मोबाइल इंटरनेट बढ़ गया, लोगों ने जितना उम्मीद कर रहे थे कि ई कॉमर्स पे आएंगे, वो तो गए नहीं। लेकिन जो अपना यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई। अगर आप देखोगे ना, इन्फ्लुएंसर्स पैदा हो गए बहुत सारे। और आप देखना, थोड़ा सा आप नोटिस करके देखना, यूट्यूब वगैरह कभी आप चेक करके देखना, ज़्यादातर जो भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह इंडिया से जो आए हैं, वो सारे 2014, 15, 16 के बाद आए हैं, सब के सब, जिनको भी ग्रोथ मिली है या जो शुरुआत भी हुई है। तो ये सारे 5-6 साल की बात कर रहा हूँ मैं, इससे पहले कोई भी नहीं होता था। सारे वो बाहर के होते थे, वो मार्क वीन्स खाना वाना खाता है, या एक और आता है ना, क्या नाम है, मार्क वीन्स है एक, वो आई थिंक कैनेडियन है, शायद थाईलैंड में रहता है। और दूसरा बंदा वो है गुड, वो, हाँ, सोनी सोनी करके है, वो भी आई थिंक कैनेडियन है या अमेरिकन है। और वो खाना वाना खाता है, बड़े मज़ेदार वीडियोस बनाता है, उसके बड़े फ़नी लगते हैं खाने की वीडियोस। सोनी आई थिंक उसका नाम। तो इन लोगों को बड़ा पैसा मिलता था और काफ़ी जगह ट्रैवल करते थे, इंडिया से कोई नहीं होता था। अब आप देखोगे इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स की लाइन लग गई है, चाहे वो विद इन इंडिया खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, या ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सारी अलग अलग कंट्रीज़ में, चाइना जा रहा है कोई, कोई मोरक्को जा रहा है, कोई लाइक इजिप्ट जा रहा है, कोई यूएस से जा रहा है, दुनिया जहान में जाते हैं, बहुत सारे हैं। माउंटेन ट्रैकर, बाइकर, और दुनिया जहान के ये बन गए हैं। ये सब ना विद इन द लास्ट लाइक 2015-16 के बाद से ही ये सारे चालू हुए हैं बेसिकली। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को खोले हुए चैनल हुआ होगा तो 5 साल, 6-7 साल पकड़ के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। इनकी तो बहुत ग्रोथ हो गई क्योंकि इनका कंटेंट कंज्यूम करने वाले बंदे बहुत थे। ये सारे सबके पास मोबाइल आ गए। क्या आप देखोगे टिकटॉक, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट बन गई थी टिकटॉक की, जब तक बैन नहीं करा था गवर्नमेंट ने। उसमें देखो लाइन लग गई थी इन्फ्लुएंसर, कोई गाने गा रहा है, एक्टिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट। अब चक्कर क्या है कि ये सारे ना नॉन ट्रांजैक्टिंग है, मीनिंग ये सब ना कोई सामान नहीं बेच रहे, ये कंटेंट एंटरटेनमेंट की तरह कंज्यूम कर रहे हैं। इस पे आप ऐड तो दिखा सकते हो, बाकी कोई सामान वामान बेचने खरीदने का फंडा नहीं हो रहा था इन पे।
वो सब कहाँ होता है? वो ई-कॉमर्स साइट पे होता है। अब ई-कॉमर्स वालों ने वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या बेचा? कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबके पास इंटरनेट बढ़ रहा है, तो पता नहीं कितना ही नहीं हम बंदों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाएंगे। और ये सब जब सामान खरीदेंगे, एक एक बंदे ने अगर एक एक सामान भी खरीदा 100-100 रुपए का भी, तो भैया हमारे तो करोड़ों करोड़ों की बिक्री हो जाएगी। और हुआ वैसा बिल्कुल भी नहीं। उसका रीज़न है, देखिए इसमें फिर वही पीपीपी की बात है। मेरा एक आप देखेंगे एक मेरी पॉडकास्ट है, काफ़ी 3-4 महीने पहले की है। उसमें मैंने ना पीपीपी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि यूएसए, चाइना और इंडिया के अंदर पीपीपी में क्या अंतर होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, मीडियन पर कैपिटा इनकम क्या होती है कंट्री की। तो इंडिया के अंदर ना आज भी जो पर कैपिटा इनकम है, वो पर कैपिटा इनकम इंडिया की $3,000 से भी कम है। इसका क्या मतलब होता है? जो भी इंडिया का टोटल जीडीपी है ना, उसको नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दो, तो आप समझ सकते हो। हालांकि इंडिया का जीडीपी अब 3.5 ट्रिलियन डॉलर का बन चुका है, और आने वाले समय में और बढ़ेगा। और जैसा कि मोदी सरकार काफ़ी टाइम से बोलती आ रही है कि हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो वो कोविड के आने से थोड़ी डिले हो गई, लेकिन आज नहीं तो कल वो हम अचीव कर जाएंगे टारगेट। अगले साल नहीं तो उससे अगले साल, मतलब 25-26 तक प्रॉबेबली टारगेट टच कर जाएगा। जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ चल रही है और ओवरऑल ट्रेड्स वगैरह हो रहे हैं बैठ के, राइट? तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया में जो रिच तबका है ना, जो टॉप 10% ऑफ इंडियंस जो कि 25,000 रुपये महीने से ज़्यादा तनख्वाह कमाते हैं, वो लगभग 100 मिलियन के करीब है। 100 नहीं तो 125 मिलियन मान लो, इतना पकड़ पकड़ के चलो अब, मोटा मोटा 100-125 मिलियन लोग हैं वो, जो कि टॉप 10% है इंडिया में। ये लोग ही हैं जिनकी तनख्वाह 25,000 रुपये से ऊपर की है, और यही लोग सारे खर्चा करते हैं इंडिया में। तो आप समझ सकते हो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, मतलब 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ आप ये मान के चलो 10 से 15 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो 25,000 रुपये से ऊपर की तनख्वाह कमा रहे हैं मंथली की। और आजकल जो इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, आप समझ सकते हो, जो 25,000 रुपये भी नहीं कमा रहा वो क्या तो खर्चा करेगा, और क्या ही बेचारा अपना गुजारा चलाएगा बैठ के इंडिया के अंदर, राइट? 25,000 रुपये इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं होती है। और उसमें भी जो ये ई कॉमर्स पर जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, इसमें आपको डिस्पोजेबल इनकम चाहिए होती है। तो 25,000 तो सर्वाइवल इनकम होती है बेसिकली एक बंदे के लिए सिटी के अंदर। गाँव वाँव में डिफरेंट है। तो अगर आप एक सिटी में मेट्रो में रहते हो और आप कम से कम 50-60 हज़ार रुपये नहीं कमा रहे, तो मुझे नहीं लगता आप ई कॉमर्स पे भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कुछ खरीद सकते हो। तो अगर मैं 25,000 की जगह ये चेंज करके अपना मेट्रिक बना दूं कि 50,000 से लोग कितना ऊपर कमाते हैं, तो एकदम ड्रॉप कर जाएगा वो बेसिकली। बजाय 10 से 15 करोड़ के, वो हो सकता है 1-2 करोड़ के अंदर ही हम निपट जाएं सारे। तो अब आप सोचोगे, जिसकी 50,000 रुपये से तनख्वाह ज़्यादा है, वो बजाय 10-15 करोड़ के अब मुश्किल से 1-2 करोड़ लोग ही बचे हैं। तो भाई आप ये मान के चलिए, अब ये 1-2 करोड़ लोगों के अंदर ही सारा मोनेटाइजेशन करना है इन सारी स्टार्टअप्स को। बेसिकली आपकी बाईजूस होगी, आपकी फ्लिपकार्ट होगी, आपकी ओला होगी, ये सब इन्हीं 1-2 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि यार तुम हमसे लोन भी ले लो, हमारी सर्विसेज भी यूज़ कर लो। तो इन लोगों के तो पास पैसा है, जैसे मैं सारा जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है जो अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं, ये सारे लोग आ जाएंगे इसके अंदर। फिर जो बिजनेसमैन है, मॉम एंड पॉप शॉप रन कर रहे हैं, टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, हाँ वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इकोनॉमी का। वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, जो लोग टैक्स नहीं देते, क्योंकि कई सारे ठेले वेले वाले भी 50-60-70 हज़ार रुपये कमा लेते हैं बहुत आराम से। लाख लाख रुपए की भी लोगों की इनकम है कईयों की, है ना? तो खाली, लेकिन क्या है ना, जीडीपी में ना वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी कैप्चर नहीं हो पाती। तो इंडिया में एक हिडन जीडीपी भी है, जो कि चाहे भले ही कितना भी हम बोलते हैं सब डिजिटलाइज हो गई इकोनॉमी, सारी ऑनलाइन आ गई है, सब कुछ आ गया, असलियत तो ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि इंडिया में अभी भी पीछे ऑफलाइन इकोनॉमी बहुत चलती है, जो कि अनरेगुलराइज्ड है, ना हमें पता उसमें कितना पैसा है। और काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन आज भी, शादी पार्टियाँ हो रही हैं, सोना खरीदा जा रहा है, रियल एस्टेट खरीदा जा रहा है, जो कि मोटी एक्सचेंजेस होते हैं रुपए के, वो सब अंडर द टेबल होता है, बेसिकली अंडरग्राउंड होता है। तो अगर हम अनरेगुलराइज्ड इकोनॉमी की बात करें, तो मुझे लगता है जितनी इंडिया की रेगुलराइज्ड इकोनॉमी है ना, उसके ज़्यादा नहीं तो 50% तो अनरेगुलराइज्ड भी होगी, जो कि बेसिकली लोग अपना मॉम एंड पॉप शॉप से ख़रीदते हैं, सोना खरीदते हैं, शादियाँ पार्टियाँ करते हैं, उसमें जो पैसा, और रियल एस्टेट सबसे बड़ी चीज़ है बेसिकली। जो भी खर्चा होता है रियल एस्टेट में, बहुत सारा अंडर द ग्राउंड होता है, बेसिकली ब्लैक मनी से होता है सारा, राइट? तो
दिक्कत क्या होती है ना, जो ऑनलाइन कंपनीज है ना, इनको सारे बंदे चाहिए जो कि क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्ट कर रहा हो या लोन लेके कर रहा हो। बेसिकली वाइट मनी से ट्रांजैक्शंस होनी है सारी, बैंक से आ रहा हो पैसा। तो इनके लिए टैप करने के लिए मार्केट वही रह जाती है जो सैलरीड क्लास है या बिजनेस क्लास है, जिसका सारा ऑनलाइन है, सारा पैसा वैसा। वो लोग तो वही गिने चुने 1-2 करोड़ लोग हैं, उन्हीं को अपने टापना है सब चीज़ों करने के लिए। चलो हम 1-2 करोड़ को मान लेते हैं कि 10 करोड़ लोग हैं वैसे, राइट? उसी में आपका सारा खेल करना है। तो उससे ना आपकी मार्केट साइज बहुत ही छोटा हो जाता है एक्चुअली, है ना? तो क्या है ना, अब जितनी भी ये कंपनी है इन्होंने सर्विसेज तो पूरे पैन इंडिया बना ली, लेकिन आप देखोगे इनके सारे पिन कोड्स है ना प्रॉफिटेबल नहीं है। जैसे दिल्ली को कैप्चर कर लिया, बैंगलोर को कर लिया कैप्चर, हैदराबाद, पुणे ले लो, मुंबई ले लो, ये तो कुछ चुनिंदा मेट्रोज हैं, यहाँ तो ये हो सकता है सक्सेसफुल हो जाएं, क्योंकि इसमें लोगों के पास पैसा भी है और मकान वकान सारे तथ्यबद्ध तरीके से बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इन सिटीज़ का। लेकिन जो जो टियर 2 सिटीज़ होगी ना, उनमें ना तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है और ना इतने लोग होते हैं जिनके पास पैसा है ये सब खरीदने का। तो ये जो स्टार्टअप जितनी भी इन सब कंपनी कंट्रीज इन सब सिटीज़ के अंदर सामान अपना भेज रही हैं या ला रही हैं या जो भी कुछ कर रही हैं, इनको ना कोई रिटर्न नहीं मिल पा रहा उसका। तो आने वाले समय में भी ना, कोई भी ये जो ई कॉमर्स स्टार्टअप्स हैं या अपनी ट्रैवल कंपनीज हैं, कोई भी ले लो सेक्टर जो स्टार्टअप्स हैं, इनका ना प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क रहेगी। एक कंपनी है जैसे ज़ीरोधा, वो प्रॉफिटेबल है, उनको थोड़ा एडवांटेज है। ऐसे एक और एक एंजल ब्रोकरिंग करके है, एंजल वन करके नाम है उसका, वो भी ये शेयर ट्रेडिंग की कंपनी है। पहले कार्वी कंसल्टेंट्स करके भी एक और कंपनी होती थी, अब पता नहीं मैंने उनका ऑनलाइन का सेटअप है या नहीं, क्या पता है तो वो भी प्रॉफिटेबल है। ये लोग इसलिए प्रॉफिटेबल है ना, तो इनका गांठ से कुछ जाता नहीं है। इन्होंने एक ऐप तैयार कर दी है, आप जब भी ट्रांजैक्ट करोगे, चाहे वो आपका शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, जब ट्रांजैक्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इनको पैसा दे के जाओगे। तो इन्होंने तो आपके हर ट्रांजैक्शन में पैसा कमाना है। तो इनको तो कोई जाता नहीं है, इनको तो पैसा पैसा मिलना ही मिलना है। तुम चाहे कमाओ चाहे लूज़ करो, इनको पैसा मिलेगा। तो ये तो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और धीरे धीरे अभी भी 3-4% जनता ही जो है शेयर्स में ट्रांजैक्ट करती है इंडिया के अंदर, तो इसमें भी ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, राइट? अगर 3-4% जनता ही ट्रांजैक्शंस करती है, क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे, तो ये 3-4% में जनता कितनी हुई? मुश्किल से लगा के चलो 5-7 करोड़ लोग मान लो जो आए हैं। तो अभी तो इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ है, और हम जैसे डिस्कस करा भी था, 10 से 15 करोड़ लोग हैं जिनकी 25,000 से तनख्वाह ऊपर है, हमने ये अभी डिस्कस भी करा था। तो अभी तो इसमें डबल हो सकती है ये वाली। और इसमें वो लोग भी आ सकते हैं जो कि जिनका ब्लैक का पैसा वगैरह किसी और तरीके से करके आ जाएं और अपना शेयर मार्केट में पैसा लगाने लग जाएं, उसका भी बहुत स्कोप है। तो जो ये शेयर मार्केट वाली कंपनी जो इन्वेस्ट कराती हैं शेयर में पैसा, इक्विटी में, या बैंकों में भी आप देख लो, लोग एफडी वफडी खोल के बैठ जाते हैं अपना बैठ के। तो इसमें तो जो खोलेगा, बैंक खोलेगा या इन्वेस्टमेंट की कंपनियां खोलेगा, उसमें तो पैसा बनना पॉसिबल है। लेकिन जो भी ये फिनटेक कंपनियां खुल गई हैं जो लोन बांट रही हैं, या अपना ई कॉमर्स कंपनियां खुल गई हैं, या ये फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, ग्रोसरी कंपनीज हैं, इनमें किसी का भी प्रॉफिटेबल आना बहुत ही मुश्किल चीज़ है एक्चुअली, जो कि आप देख ही रहे हैं। और रीज़न क्या है ना, लोगों ने ना मार्केट गलत एस्टिमेट करी थी। सब ने कहानी सुना दी 100 करोड़ लोगों की, एक्चुअल में लोग जो खरीदने वाले हैं 10 से 15 करोड़ हैं। और और उससे भी अगर मैं जाहिर बात कहूँगी, जो एक्चुअल में जिनके पास एक्चुअली इतना पैसा है कि जो खरीद भी सकते हैं, वो तो 10-15 करोड़ भी नहीं, वो तो 1-1.5-2 करोड़ लोग हैं बस बेसिकली, जो इतना खर्चा कर सकते हैं। और मतलब एक्चुअल में एक एक एविड, मतलब 10-15 करोड़ में भी ना, ज़्यादा से ज़्यादा 80-90% लोग वो होंगे, वंस इन अ वाइल कभी शौक किया, कुछ खरीद लिया तो खरीद लिया। उससे तो ई कॉमर्स कंपनी चलने से रही। आपको चाहिए जो डेली कंज्यूमर हो, जो बार बार मंगाए सामान, खाना बार बार मंगाए, ये सब करे, तो वो लोग तो वही गिने चुने आपके 1.5-2 करोड़ लोग हैं, उससे ज़्यादा है ही नहीं। तो अगर ये सारी इतनी सारी स्टार्टअप्स ये 1.5-2 करोड़ लोगों के लिए बन गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किसी का भी ब्रेक इवन होना और प्रॉफिटेबल होना अगले 3-4 साल में भी बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। तो इसलिए ना पेनफुल रहेगा एक्चुअली, बहुत पेनफुल रहेगा। या तो क्या होगा, जैसे कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लिया था 2018 में, तो आप ऐसा और देखेंगे कि और जो कंपनियां हैं वो भी कोई दूसरी बड़ी कंपनी अक्वायर कर लेगी, या एक स्टार्टअप भी दूसरी स्टार्टअप को अक्वायर कर लेगी। शायद आई थिंक ब्लिंकिट आई थी जो हाइपर डिलीवरी ऐप थी, उसको जोमेटो ने आई थिंक अक्वायर करा था, या ग्रोफर्स ने करा था, मैं भूल गया एग्जैक्टली किसने किसको करा था। तो ऐसे मतलब एग्जिट्स मिलेंगे। और इसी दौरान जो हैं कुछ कंपनियां ना नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग जब अक्वायर नहीं कर पाएंगी, तो बेसिकली बंद हो जाएंगी।
तो वो भी अभी देखने को हमें मिलेगा इंडियन मार्केट में। लेकिन आई थिंक मूल मंत्र जो मैं सबके संग शेयर करना चाह रहा था ना, कि इंडिया की मार्केट ना अभी भी बहुत पुअर है। एंड एवरेज रेट पे भी जैसे मैंने बताया $3000 से पर पर्सन कम कमाता है साल के अंदर यहाँ पे। जबकि इसको मैं कंपेयर करूँ चाइना से, तो चाइना में वो जो एवरेज रेट है वो $10 से $12,000 का है इस वक्त ऑलरेडी, राइट। और अगर मैं यूएसए से कंपेयर करूँ तो $65,000 का है। अगर मैं पीपीपी का भी एक ले लूँ कि यार इंडिया में तो सस्ता है, इतना महंगाई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक बात है। तो पीपीपी में भी मैं 2.5 से 3 गुना ही इसको मल्टीप्लाई करूँगा। अगर पीपीपी में भी मैं 2.5 से 3 गुना मल्टीप्लाई कर दूँ इंडिया का, तब भी वो मतलब 9,000 या $10,000 ही बैठ रहा है, जबकि यूएसए का $65,000 है। और इसी चक्कर में ना चाइना बहुत आगे है इंडिया से इस मामले में। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का पहले से ही हब है चाइना। दूसरा, वहाँ के लोग रूल्स फॉलो करते हैं जो कि इंडिया में नहीं करते लोग फॉलो। अब जो भी कुछ अब जैसे मर्जी कर लीजिए, वहाँ पे तानाशाही है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो भाई इसके दोनों के फ़ायदे नुकसान भी रहते हैं। बट हाल फिलहाल में ही आप देखोगे बहुत सारे लोग जो है चाइना जा रहे हैं। मैं करीब आज से 2011 में गया था बीजिंग, तब भी मुझे ठीक लगा था बीजिंग, बहुत बड़ा लगा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था। मैं जैसे एयरपोर्ट से सिटी की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा था कि रोड्स बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी ग्रैंड हाईवेज हुआ करते थे। तो मुझे लगा था कि हाँ, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है। लेकिन अब जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पे, मैंने चेक करे, इतने सारे लोग मतलब जो ये इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आजकल चाइना बड़े जा रहे हैं, तो चाइना अपने को प्रमोट कर रहा है, बुला रहा है, तो बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत ही वास्ट सिटीज़ हैं, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। तो कई बार सोचने में ये भी लगता है यार, इंडिया में कब बनेगा ऐसा। इंडिया में तो शायद एक भी ऐसी सिटी नहीं है जहाँ पे इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा हो, जहाँ चीज़ें सारी सीमलेस तरीके से चल रही हों, ग्रीनरी भी हो, रोड्स बड़ी मस्त बनी हुई हों। तो अब देखिए, अब समय ही बताएगा। ग्रोथ इंडिया में भी हो रही है, डेवलपमेंट इंडिया में भी बहुत हो रही है, लेकिन एक जो होता है ना, एक वर्ल्ड क्लास लेवल का जो होता है, वो कहीं ना अभी भी मिसिंग है, कितना भी मतलब डेवलपमेंट हो रही हो। तो इनके सब मद्देनज़र रखते हुए ना, स्टार्टअप्स का इंडिया में प्रॉफिटेबल हो पाना, खास तौर पे ई-कॉमर्स में, सर्विसेज में, एजुकेशन टेक वगैरह में। एजुकेशन टेक में तो फिर भी हो सकते हैं, आई थिंक, पता नहीं, वो तो धांधले के चक्कर में फेल हो रही हैं वो कंपनियां। आई थिंक बन सकते हैं उसमें, अगर अच्छा प्रोडक्ट निकाले, प्रोडक्ट मार्केट फिट अच्छा करेंगे, तो एजुकेशन टेक में तो सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडियंस पैसा बहुत खर्च करते हैं एजुकेशन में अपने बच्चों के लिए। तो आई थिंक जो भी चीज़ उनके आउटकम्स, मतलब स्कोर्स बढ़ा सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग एंड एग्जाम्स बढ़ा सकती है, माँ बाप उसमें पैसा ज़रूर खर्च करते हैं इंडिया के अंदर बच्चों के प्रति। बाकी जो अपनी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, ट्रैवल कंपनीज़ वगैरह हैं, इनमें मुझे लगता है अभी थोड़ा पेन और रहेगा, और अगले 4-5 साल इनको और लगाने पड़ेंगे अपनी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को बेटर करने के लिए। तो होपफुली ये कंपनी चलती रहेंगी, इनको इन्वेस्टमेंट लगातार मिलती रहेगी। थोड़ी सी अभी इन्वेस्टमेंट विंटर चल रही है। आई थिंक ये जब इन्वेस्टमेंट विंटर चली भी जाएगी ना, तो उससे इंडिया में एकदम से ये मतलब जो पॉपुलेशन है, जो हम कह रहे हैं टॉप 10% ही लोग इंडिया में ख़रीदारी कर सकते हैं ई कॉमर्स पे, वो इमीडिएटली 20% नहीं हो जाएगा, वो होने में लगेगा टाइम। और बस वही देखना है कि तब तक ये स्टार्टअप्स अपने को सस्टेन कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। और रीसेट हो रहा है अभी, बहुत बड़ा मैसिव रीसेट हो रहा है। जो इंडिया को सेल करा गया था ना कि इंडिया इज़ द नेक्स्ट चाइना, वो कहाँ काफ़ी हद तक बात सच नहीं है। तो कोई अलग ही तरीके की स्टार्टअप्स या कुछ अलग तरीके का इनोवेशन इंडिया में करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से इंडिया में ग्रोथ चल रही है, और जितना टैलेंट है इंडिया के अंदर, जितने दिमागी लोग बंदे हैं इंडिया में, आई थिंक आने वाले सालों में हमें कुछ ना कुछ वो देखने का मौका ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना शेयर करके बताइए आपके थॉट प्रोसेस क्या हैं। आपने अगर कहीं किसी स्टार्टअप्स में काम करा हो, या आपके एक्सपीरियंस रहे हो इंडिया में या इंडिया से बाहर के, तो ज़रूर शेयर करके बताइए। कमेंट्स पढ़ के काफ़ी सीखने का मौका मुझको भी मिलता है, और प्रोत्साहन मिलता है जाके मैं और रिसर्च करूं बैठ के। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर लिख के बताइए। अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करें। और आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे को सुनने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए। आज के लिए इतना ही। फिर अगले किसी अलग एपिसोड में दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, और आपसे दोबारा मुलाकात आएगी। नमस्कार। थैंक्स।